नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सबको महावीर जन्म कल्याणक की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैटर हम डिस्कस करते रहते हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास में एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, एक ऐसा ही टॉपिक है कि अगर सोसाइटी में इलेक्शन हो जाता है, नया चेयरमैन को टेक ओवर की बारी आ जाती है, उस कंडीशन में भी जो प्रीवियस चेयरमैन है, चाहे वो प्रोविजनल कमेटी का हो या इलेक्टेड कमेटी का हो, वो चार्ज हैंड ओवर नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड्स को हैंड ओवर नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से क्या चीजें प्रिवेल करती है, तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो द चेयरमैन नॉट हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट्स एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी टू द नाउ इलेक्टेड चेयरमैन। ठीक है, अगर ये आप देखोगे, दिस हैज बीन गिवन इन द सेक्शन 160 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। और प्रोविजंस क्या है कि जो प्रेजेंट चेयरमैन है, ही इज गेटिंग रिटायर और वो प्रोविजनल कमेटी खत्म हो रही है, नई इलेक्शन हो गई है, नया चेयरमैन का इलेक्शन हो गया है, जो कमेटी के मेंबर्स चुन के आए हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने ये डिक्लेयर कर दिया है। अब बारी है कि पुराना चेयरमैन, प्रोविजनल कमेटी का चेयरमैन या प्रीवियसली इलेक्टेड चेयरमैन जो 5 साल जिसका खत्म हो गया है, अब बारी है कि वो ही विल हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ही विल हैंड ओवर ऑल द रिकॉर्ड्स एंड ही विल हैंड ओवर द चार्ज ऑफ द चेयरमैन टू द नेक्स्ट चेयरमैन हु हैज नाउ गॉट इलेक्टेड। ठीक है, सो द करंट चेयरमैन इज गेटिंग रिटायर्ड एंड द न्यू चेयरमैन विल टेक ओवर द चार्ज। अब उसको हैंड ओवर क्या करना है, ही हैज टू हैंड ओवर द इधर द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ द कमिटी। ठीक है, एक तो हो गया आपके ऑफिस बेयरर्स, जितने भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स जो इलेक्टेड होके आ गए। दूसरा हो गए जो ऑफिसर्स, जैसे कि चेयरमैन, सेक्रेटरी और द ट्रेजरर। ठीक है, तो इनको चार्ज, नॉर्मल मैनेजिंग कमेटी का जो मेंबर है, ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एट एनी मोमेंट। ठीक है, मगर और 30 दिन जैसे ही हो जाता है, आपका रेजिग्नेशन इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। जरूरी नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, बट इन केस ऑफ द चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो ऑफिसर्स है आउट ऑफ दिस ऑफिस बेयरर्स, उनको चार्ज हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर करना ही पड़ता है। और इस कंडीशन में क्या है, अब 5 साल खत्म हो गया है, या प्रोविजनल कमेटी जो 1-2 साल की थी वो खत्म हो गया है। Now this charge has to be handed over by the chairman to the next chairman. Charge भी आपको hand over करना है and you have to hand over all the papers, basically all the records, all the documents of the society. हो सकता है वो एसेट से रिलेटेड हो सकता है कोई रजिस्टर से रिलेटेड हो सकता है कोई फंड से रिलेटेड हो, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर करना है। हो सकता है वो बैंक से भी रिलेटेड हो। ठीक है, all the papers and the property with the committee or the officer। मतलब ये चेयरमैन की ड्यूटी है कि मैनेजिंग कमेटी के किसी भी मेंबर के पास कोई भी डॉक्यूमेंट रहे, या सेक्रेटरी के पास भी रहे या चेयरमैन के पास रहे, when it has to be handed over, the chairman will hand over all the documents to the next chairman who will take over। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं चेयरमैन, या तो चेयरमैन साहब क्या कि ना तो दे रहे हैं, ही फेल्स और रिफ्यूजेस टू हैंड ओवर, या तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या उनसे हो जा रहा है। ठीक है, नेग्लिजेंस हो रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इट इज हिज ड्यूटी टू हैंड ओवर द चार्ज एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी टू द नेक्स्ट चेयरमैन। क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर था, कौन चेयरमैन बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा और कौन ट्रेजरर बनेगा, ऑफिस बेयरर्स एंड कमेटी के मेंबर्स को वो सर्टिफाई करके उनको इलेक्ट करके चला गया है। और उसके बाद जल्दी से जल्दी इमीडिएटली चार्ज को चेयरमैन को हैंड ओवर कर देना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, इधर ही फेल्स और रिफ्यूजेस, मना ही कर रहा है कि हैंड ओवर नहीं करेगा। क्या उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसी को मालूम होगा। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहा है और चार्ज भी नहीं दे रहा है। ठीक है, हैंड ओवर नहीं कर रहा है। अब उस कंडीशन में क्या है, तो जो चेयरमैन को जिसको टेक ओवर करना है, अब उसके पास क्या रास्ता बच जाता है, जो मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स है उनके पास क्या रास्ता बच जाता है,
तो दे हैव टू अप्रोच टू द रजिस्ट्रार। जिस रजिस्ट्रार ने आपके रिटर्निंग ऑफिसर को वहां पे डिप्लॉय किया हुआ था, अपॉइंट किया हुआ था, उसका काम खत्म हो गया है। अब मैटर फिर से चला गया उसी रजिस्ट्रार के पास में, उसी कंसर्न रजिस्ट्रार जो आपके सोसाइटी के जुरिस्डिक्शन के उसमें आता है। और नाउ व्हाट ही विल डू, नाउ ही हैज टू एंश्योर दैट चार्ज इज गेटिंग हैंडेड ओवर। ठीक है, तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा या उनके द्वारा कोई भी ऐसा आदमी जिसको वो डेलीगेट कर दे, एम्पावर कर दे इन दिस बिहाफ, मतलब इस मैटर्स को लेके ही कि तुमको जाके वहां पे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का ये प्रोसीजर पूरा करवा देना है, इन्फोर्स करवा देना है, जबरदस्ती करवा के वापस आना है। या तो रजिस्ट्रार खुद करवाए या अपने से डेलीगेटेड या ऑथराइज करते हुए किसी से करवा ले। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रार से आपको एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज डायरेक्टिव। ठीक है, अब ये ऑर्डर तभी पास करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई है क्योंकि प्रीवियस चेयरमैन, चाहे वो प्रोविजनल कमेटी का हो या प्रीवियस इलेक्टेड कमेटी का हो, वो डॉक्यूमेंट्स एंड चार्ज को हैंडओवर कर ही नहीं रहा है। ठीक है, और अभी ऑर्डर पास होने के बाद भी, अभी ऑर्डर भी पास कर दिया रजिस्ट्रार साहब ने, अब तो हैंडओवर कर दो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड चार्ज को। अब क्या है, हो सकता है आप कोई डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करना चाहते हो सकता है आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट का बैक डेटेड करके कोई एक आप किसी को देना चाहते हो, या हो सकता है बैंक के किसी फंड को आप मैनिपुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जितने भी कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं, बिकॉज आपको तो इमीडिएटली कर देना चाहिए था। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो प्रीवियस चेयरमैन है, ये अभी भी ऑर्डर को कंप्लाई कर नहीं रहे हैं, अभी भी ये डायरेक्टिव को मान नहीं रहे हैं जो रजिस्ट्रार साहब ने पास कर दिया, या जो उनके ऑथराइज जिसको डेलीगेट किया हुआ है कि इसको एग्जीक्यूट करना है, वो मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ट्रायल शुरू हो जाएगा चेयरमैन साहब का, अब ट्रायल शुरू हो जाएगा उनके अगेंस्ट में कि भैया इनके ऊपर ये धारा एप्लीकेबल है। तो अब इनका अगर वो ट्रायल वैसे भी दोनों साइड को एज यूजुअल दोनों साइड को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब दोनों साइड यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो खुद ही, ठीक है, रजिस्ट्रार यहाँ पे उन्होंने टेक ओवर कर लिया है कि उन्हीं की ऑर्डर नहीं मानी जा रही है, वही खुद ही पार्टी है। और बेस्ड ऑन दी जिन्होंने पहले कंप्लेन किया था, जिनको टेक ओवर करना है, now registrar himself has become the party and who is at the opponent, on the opponent जो चेयरमैन छोड़ नहीं रहे। सो अब ट्रायल होता है, ट्रायल में अगर कन्विक्शन हो गया, फेयर अपॉर्चुनिटीज के बाद अगर कन्विक्शन हो गया तो क्या होगा, चेयरमैन साहब को जो छोड़ नहीं रहे हैं उनको 1 महीने का कारावास इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो अवॉइड कर सकते थे। और 5,000 रुपए का फाइन भी हो सकता है, या तो 1 महीने की सजा या 5,000 रुपए की आपके ऊपर फाइन, या फिर दोनों ही आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, एप्लीकेबल होगा। 5,000 रुपए भी भरो और 1 महीने का सजा भी काट लो। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, एन ऑर्डर, उसमें फर्दर क्या आएगा, अब ये सब तो हो ही गया, अब ऑर्डर ये भी आएगा कि जाके भैया एक काम करो कि वहां पे जितने भी रिकॉर्ड्स है, प्रॉपर्टीज है, कि प्रॉपर्टी के जितने भी रिकॉर्ड्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चीजें हैं, ये तुम नए चेयरमैन को हैंडओवर तो करो ही, और वहां की सारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको, प्रॉपर्टीज के जो जितने भी रजिस्टर्स वगैरह या जो भी जितनी चीजें मेंटेन हो रही है वो सबको जाके इमीडिएटली जाके सीज कर दो। ऑर्डर टू सीज द रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी एंड हैंड ओवर टू द न्यू चेयरमैन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 80। उस हिसाब से फिर करना पड़ेगा। अब सेक्शन 80 क्या बोल रहा है, ठीक है,
अभी जो आराम से आप दे सकते थे आपने दिया नहीं, ऑर्डर पास हो गया, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव या डेलीगेशन वहां से आ गया फिर भी आप हैंड ओवर नहीं कर रहे हो, शायद आप कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो अभी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 80 आ जाएगी, वेयर द रजिस्टर इज सेटिस्फाइड दैट, अगर रजिस्टर को लग रहा है, अच्छे से उनको ये समझ में आ रहा है दैट द बुक्स और द रिकॉर्ड्स जो कंप्लायंसेस के लिए मेंटेन होते हैं, क्वार्टरली, मंथली या ईयरली या 5 साल के लिए जो मेंटेन किए जाते हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फंड्स, ठीक है, वो अगर satisfied that the books and the records of the society are likely to be suppressed, tampered or destroyed, या तीनों ही, आप उनको खराब कर दोगे, उनमें कोई मैनिपुलेशन करोगे, कोई चेंजेस करोगे, या उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे, खराब करने की कोशिश करोगे, गायब करने की कोशिश करोगे, दफनाने की कोशिश करोगे, और द फंड्स टू बी मिसअप्रोप्रिएटेड और मिसअप्लाइड, किसी और चीज का फंड है कहीं और अपने यूटिलाइज कर दिया जाते जाते, जबकि आपकी जिस डेट में इलेक्शन के रिजल्ट्स निकल गए, डिक्लेयर हो गया, सर्टिफाई हो गया, तब वहां पे आपके पावर सीज हो जाते हैं, मगर आप जाते जाते भी बैकडेटेड करके या कुछ और ऐसे प्रोविजंस करके, कुछ मैनिपुलेशन करके सोसाइटी के फंड में इधर से उधर कुछ करने की आप कोशिश कर रहे हो, या आप बुक्स और रिकॉर्ड्स में कुछ तो मिसमैनेजमेंट या मिस अप्रोप्रिएशन, या उसमें आप कोई टैंपरिंग करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ दबाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कुछ मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसे कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो जिसके वजह से विच इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और आगे आने वाली मैनेजिंग कमेटी या चेयरमैन के लिए उनकी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, ऐसे कंडीशन में फिर रजिस्ट्रार या द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय हिम, रजिस्ट्रार खुद भी कर सकते हैं या पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, वो क्या करेंगे, अब तो लॉ को तो एनफोर्समेंट करना पड़ेगा, ऑर्डर को तो एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रार खुद तो जाके वहां पे पुलिस नहीं बन जाएंगी, तो ही विल अप्लाई टू दी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन जहां पे वो सोसाइटी फॉल होता है। और किस लिए अप्लाई करेंगे कि हमें चाहिए कि वहां के जो रिकॉर्ड्स हैं, वहां के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां के चार्जेस जो हैं उसको टेक ओवर करना है और वहां की सोसाइटी को सील करना है या सीज करना है और पोजेशन ले लेना है, ठीक है, सोसाइटी की ऑफिस की पोजेशन ले लेना है, चार्ज की पोजेशन ले लेना है और रिकॉर्ड्स को अपने अंडर में ले लेना है। तो ये किसको आप डालेंगे, रजिस्ट्रार साहब या उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ये डालेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन वेयर दैट सोसाइटी फॉल्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब कोर्ट क्या करेगा, सॉरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो करेंगे कि चलो ठीक है, वो एम्पावर करेंगे, ऑथराइज करेंगे, ठीक है। सो ही विल ऑथराइज एक पुलिस ऑफिसर एटलीस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर, कम से कम एक सब इंस्पेक्टर, उससे नीचे तो नहीं। वो सब इंस्पेक्टर जाएगा सोसाइटी ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस पहुंच जाएगा, खोजबीन सर्च शुरू कर देगा वहां पे जाके, और क्या करेगा फिर वो वहां की जो रिकॉर्ड्स है या जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैनिपुलेट होने के चांसेस थे, सप्रेस होने के चांसेस थे, टैंपर होने के चांसेस थे, म्यूटिलेट होने के चांसेस थे, उसको जाके वो कर देगा सीज, ठीक है, एंड हैंड ओवर द पोजीशन टू द रजिस्ट्रार और द ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। ऑर्डर तो वही था ना, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने जो ऑर्डर पास किया ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रार और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम की सोसाइटी में जाना है, वहां की सत्ता को लेना है, चेयरमैन से ले लेना है, वहां के रिकॉर्ड्स को और
डॉक्यूमेंट्स को अपने उसमें लेना है, क्योंकि चांसेस क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो रिकॉर्ड्स म्यूटिलेट हो सकते हैं, सप्रेस हो सकते हैं, टेम्पर हो सकते हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, या आने वाली कमिटी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। कुछ उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये आज हमने समझने की कोशिश की। अगर पुराना चेयरमैन नए चेयरमैन को सोसाइटी के चार्ज हैंडओवर नहीं करता है, डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर नहीं करता है, रिकॉर्ड्स को हैंडओवर नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं, कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा या उनसे ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, और कैसे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स, कैसे सोसाइटी के रिकॉर्ड्स को सीज किया जा सकता है, कैसे पुलिस सोसाइटी के ऑफिस में एंटर कर सकती है, और लोगों के इंटरेस्ट में, सोसाइटी नई मैनेजिंग कमेटी के इंटरेस्ट में चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के बारे में अलग अलग ऐसे प्रोविजंस को डिस्कस करते रहेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।